हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर शमीम अहमद अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। आज की बात में मैं फिर वही बात करूँगा जिसके ऊपर मैं कई वीडियो बना चुका हूँ, जो कि एक बहुत भयानक वार मिडिल ईस्ट में चल रही है। एक तरफ अकेला ईरान है जो 40-45 साल से सैंक्शंस झेल रहा है, और दूसरी तरफ दुनिया का सबसे पावरफुल, फाइनेंशियली भी और मिलिटरीली भी, अमेरिका और उसका साथी प्रॉक्सी इन मिडिल ईस्ट इजराइल। इस पे बात होगी। आज 12 दिन हो गए हैं इस जंग को। 28 फरवरी को अचानक अटैक हुआ था, जिसमें ईरान के जो सुप्रीम लीडर थे खामेनी साहब और उनके बहुत से बड़े बड़े ऑफिसर्स को मार दिया था। जैसा सभी जानते हैं कि अमेरिका सोचता था कि ये 2-4 दिन में वार ख़त्म हो जाएगी और हम वहाँ तख्ता पलट कर देंगे, अपना प्रॉक्सी बैठा देंगे। लेकिन ऐसा होता नज़र नहीं आ रहा, और अब अमेरिका का और उसके इजराइल का इनडायरेक्टली और अमेरिका डायरेक्टली एक धमकी है अरब्स के ऊपर, गल्फ स्टेट्स के ऊपर, जो कि अमेरिका के हमेशा एलाइज माने गए और जिन्होंने अपनी ज़मीनें दी, अपनी जगह दी अमेरिकन बेसिस बनाने के लिए। और वो इस गलत फहमी में अब तक रहे कि ये जो बेसिस हैं अमेरिकन मिलिट्री बेसिस, जो 25-26 के करीब हैं, सुनने में है कि वो उनकी प्रोटेक्शन के लिए है। लेकिन अब जैसे जैसे वार चल रही है, उन लोगों को ये एहसास होने लगा कि ये उनके प्रोटेक्शन के लिए ना थे और ना हैं। ये सिर्फ और सिर्फ इजराइल की मदद के लिए थे और कुछ नहीं। देखिए, जो स्ट्रेटजी ईरान ने बनाई, एक तो ये कि सैंक्शन के बावजूद उसने इतनी तरक्की की मिसाइल्स में, जो दुनिया में सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी या सबसे पावरफुल मिसाइल्स बनाए, बैलिस्टिक है, सुपरसोनिक है, नॉर्मल है। और उसने सबसे पहले जो शुरुआत की, जब 28 तारीख को अटैक हो गया, तो रेस्पॉन्स करने में भी देर नहीं हुई। हालांकि अमेरिका ये सोच रहा था कि सब मारे गए और वहाँ जो रिवोल्ट होगा, जो उनके प्रॉक्सीज हैं, वहाँ CIA के लोग हैं भरे हुए और आपके इन्फॉर्मर्स हैं, आपके मसाद के हैं, वो लोगों को सड़क पे लाएंगे और तख्ता पलट करके हम कब्जा कर लेंगे, ये उनकी नीयत थी। लेकिन विद इन 1 आवर ईरान रेस्पॉन्डेड और उसने अरब्स, जो अमेरिका के एलाइज हैं, या अरब्स के अंदर जो उनके बेसिस हैं, अमेरिकन इंटरेस्ट हैं, उन पर अटैक किया, बम्बार्डमेंट किया, और उधर इजराइल के ऊपर हुआ। ये होते रहे दोनों तरफ से। तो नो डाउट ईरान का भी बहुत बड़ा लॉस हो रहा है और हुआ है। लेकिन ये ध्यान में रखिए कि ईरान की पॉपुलेशन 9.5 करोड़ के, 9.5 मिलियंस के करीब है, 93 मिलियंस के करीब है, जो 9.5 करोड़ के आसपास बैठती है। और लैंड भी बहुत बड़ा है, कंट्री का एरिया भी बहुत बड़ा है। जबकि दूसरी तरफ इजराइल की पॉपुलेशन 1 करोड़ से भी कम है और एरिया भी बहुत कम है। तो ये वार चल रही थी और लोग ट्राई भी कर रहे थे, कुछ लोग बीच में कि साहब किसी तरह से समझौता हो। अमेरिका ने प्रेशर बनाया, 4 कंडीशन लगाई कि आप नेगोशिएटिंग टेबल पर आइए वरना हम आपको बर्बाद कर देंगे। और एज यूजुअल ईरान ने बहादुरी दिखाई और उसने कहा कि कोई सवाल ही नहीं, सिर्फ न्यूक्लियर
जो हमारा प्रोग्राम है उस पर एनरिचमेंट जो है यूरेनियम का, उसके ऊपर तो बात हो सकती है, बाकी जो 3 कंडीशंस थी उनकी, उसे उन्होंने रिजेक्ट किया। इसी बीच में फिर अमेरिका ने दबाव बनाने के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट किया कि आज रात कयामत बरसेगी ईरान के ऊपर, और हुआ भी तकरीबन वही। उनके जो ऑयल के डिपोज थे तेहरान में, और वो जो सैनिटेशन पानी को समंदर के साफ पीने के योग्य बनाने का जो प्लांट था, उन सबको तबाह कर दिया, उस पर बम्बार्डमेंट किया। लोग जब तेहरान के सुबह उठे तो उन्होंने देखा कि तेल की बारिश हो रही है। चूँकि जब बम्बार्डमेंट हुआ, तेल का बहुत बड़ा ज़ख़ीरा था, तो वो आसमान में पहुंचा और वो फिर धीरे धीरे नीचे गिरा और पूरा तेहरान उससे कवर हो गया। नालियों में तेल बह रहा था। तो अटैक तो हुआ और बहुत बड़ा हुआ, और ये सोचा जा रहा था कि नो वे आउट, इवन वी वर टू बी वेरी फेयर डिप्रेस्ड, और लग रहा था कि अब ईरान पे कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, शायद ईरान को समझौता करना पड़े। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ईरान ने उसके बाद बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इजराइल पे अटैक किए, और उधर मिडिल ईस्ट में जो एसेट्स हैं उसमें सिर्फ मिलिट्री बेसिस ही नहीं, जो उनके बिजनेस इंटरेस्ट थे, बैंक्स, एम्बेसीज, उनकी बड़ी बड़ी कंपनीज, उन पर अटैक किया। बहरीन में जो 5th फ्लीट थी उसे बर्बाद किया। उस पर जो सोल्जर्स थे वो होटल में ठहरे हुए थे। जब मालूम हुआ कि वो होटल में है, 5000 सोल्जर थे, वहाँ अटैक किया, और इतना ये है कि 250 से 500 सोल्जर्स के करीब वहाँ मरे हैं, जिसे ये तो एक्सेप्ट करते ना इजराइल करता है ना अमेरिका करता है। उसी तरह से कतर के अंदर जो इनका बहुत बड़ा बेस है उस पर अटैक हुए, यूएई के अंदर हुए, सऊदीया के अंदर हुए, कुवैत के अंदर बहुत ज़्यादा हुए। बहरहाल उसे तकरीबन डिस्ट्रॉय कर दिया। और इनके जो वहाँ रडार्स थे जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स के थे, जो इंफॉर्मेशन दे देते थे, जब 2000-1000 किलोमीटर दूर भी अगर होता था कोई मिसाइल तो उसकी इत्तला दे देते थे और वहाँ वो एक्ट करता था। तो एक तरह से वो इंफॉर्मेशन सेंटर था, उसे तबाह कर दिया। उसके बाद अमेरिका का दबाव अरब पे पड़ा कि आप वार को ज्वाइन करिए। इधर ईरान ने सब हेड ऑफ द स्टेट्स को, अरब्स को कांटेक्ट किया और उनसे कहा कि हमारी आपकी कोई लड़ाई नहीं है, आप हमारे भाई हैं, लेकिन सर्टेनली अगर आपकी ज़मीन से हमारे ऊपर अटैक होता है, मीनिंग दिया भाई जो अमेरिकन बेसिस है उन्हें अमेरिका इस्तेमाल करके हमारे ऊपर अटैक करता है, तो हमारे पास ऑप्शन ही क्या है? ऑप्शन यही है कि हम उन्हें डिस्ट्रॉय करें। और वो किया। अरब्स ने यह भी कहा कि हमारी सॉवरेनिटी का मामला है, हमारे लैंड का मामला है। उसने कहा नथिंग डूइंग, हम आपके रिहायशी एरिया पर नहीं कर रहे, आपके बिजनेस सेंटर्स पर नहीं कर रहे, लेकिन जहाँ जहाँ इन्वॉल्वमेंट अमेरिकन का है, चाहे वो फैक्ट्री हो, चाहे वो शोरूम हो, चाहे वो ऑफिस हो, उस पर हम अटैक करेंगे और वो करते रहे। अब सऊदी चूँकि सऊदी जितनी बड़ी इकोनॉमी है, इतनी तो सारे अरब्स की मिला करके भी नहीं। सऊदी तो बहुत बड़ा कंट्री है, लेकिन सऊदी इन लोगों को एक मैसेज चला गया इस जंग से कम, जो ये ज़िंदगी भर जो उनके बेसिस बने हुए हैं मिलिट्री का, उसका पूरा पैसा ये अरब से, गल्फ स्टेट से वसूल करता है अमेरिका। और प्रोटेक्शन किसका है? इजराइल का। तो अब अरब्स को ये एहसास हुआ। दूसरी तरफ अमेरिका ने जितनी भी उनकी एम्बेसीज हैं, उसका स्टाफ है, सबको वहाँ से निकाल लिया। तो अरब्स ये सोच रहे हैं कि जो अपने नेशनल्स को, अपने मिलिट्री के बेसिस को, अपने एसेट्स को नहीं महफूज कर पाया, उन्हें नहीं बचा पाया, तो वो हमें क्या बचाएगा? दूसरी चीज़, जब ये सब डिस्ट्रॉय हो गए तकरीबन,
तो वहाँ जो थोड़े बहुत इक्विपमेंट थे वो उन्होंने इजराइल के प्रोटेक्शन के लिए इजराइल दे दिए गए। तो उनका ये भी कहना है कि पैसा तो हम 20-30-40 साल से हम दे रहे हैं, और जब ज़रूरत पड़ी है तो ना तो आप उन्हें बचा पाए हमारे ईरान के अटैक से, और न ही उन्हें आप यूज कर पाए हमारे प्रोटेक्शन के लिए। वो तो आपने इजराइल को दे दिया। तो उनका जो एक यकीन था जो उन्हें दिया हुआ था, एक तो उन्हें ये डराया हुआ था कि अगर ईरान न्यूक्लियर पावर बनता है और स्ट्रॉन्ग होता है तो आपको खतरा है, जबकि ईरान ने आज तक किसी पर एग्रेशन किया ही नहीं। तो इस दहशत में वो सब उन्हें ब्लैकमेल कर रहे थे। तो अब उनके साथ चूंकि अमेरिका की एक ट्रीटी भी है इन गल्फ स्टेट से, तो उनके ऊपर दबाव है कि आप वार के अंदर एंटर हुई है और हमें मदद करिए, आप अपने यहाँ से ईरान के ऊपर अटैक करें। कोई भी अरब कंट्री इसके लिए तैयार नहीं है, और ज़बानी तो बोल रहे हैं, उनकी मजबूरी है, चूँकि जाहिर है उनकी कोई हैसियत नहीं, उनके पास आर्म्स हैं, लेकिन आर्म्स को ऑपरेट करने वाले वो लोग नहीं हैं, चूँकि उन्हें अंदाज़ा ही नहीं था। उन्हें तो ये था कि अमेरिका हमें बचा लेगा, और ये उनसे कहा हुआ था कि ईरान आपको खा जाएगा और हम विल कम एंड प्रोटेक्ट यू। और इजराइल से भी अंडरस्टैंडिंग थी सारे गल्फ स्टेट्स की। और यही वजह है कि गाज़ा में जो कत्ले आम हुआ, कोई भी अरब कंट्री, इवन अदर मुस्लिम कंट्री भूला नहीं। वो ये समझते थे ये आग तो वहाँ है, और शायद अगर गाज़ा पे कब्ज़ा हो गया अमेरिका का और इजराइल का तो हमेशा के लिए यहाँ पीसफुल माहौल रहेगा, जबकि ऐसा नहीं है। उसकी नीयत साफ नहीं। इजराइल इज हैविंग एन आइडिया ऑफ ग्रेटर इजराइल, जिसमें सऊदी का हिस्सा भी जाता है, ईरान भी जाता है, सीरिया भी जाता है, इराक भी जाता है। ये उसका कंसेप्ट है। तो ये जो इन्हें बहुत बड़ा धोखा था कि इजराइल अगर ईरान को ख़त्म कर दिया तो हम सेफ होंगे, नहीं, आपका भी नंबर आना था। तो दूसरी तरफ ये मुमकिन नहीं था इन अरब कंट्रीज़ को कि ये वहाँ से अपने बेसिस अमेरिका से हटवा देते, क्योंकि थ्रेट कर चुका ट्रंप पहले भी कि अगर हम इनके सर से हाथ हटा लें, इन्हें प्रोटेक्शन ना दें, तो इनके तो तख्ता पलट हो जाएगी 2 दिन में। और बात भी सही है, चूँकि जो पॉलिसीज इनकी गवर्नमेंट्स की, इनके शेख्स की है, वहाँ पब्लिक की नहीं है। यहाँ डिक्टेटरशिप है, मोनार्की है। तो अब अरब्स ये समझ गए कि अगर हम आर्मी में, हम इस जंग में शामिल होते हैं, चूँकि ईरान से बॉर्डर से मिलता है, इजराइल तो 2000 किलोमीटर दूर है, वहाँ जो पिछले 2 दिन में तबाही आई है, ये अल जजीरा ने भी दिखाए हैं उनके वीडियोज़ और फोटोग्राफ, और कुछ और जगह से भी देखे गए हैं। उससे आप इमेजिन नहीं कर सकते जिस तरह का डिस्ट्रक्शन, चूँकि इंटरसेप्टर आपके ख़त्म होते जा रहे हैं, जो वार्निंग आपके पास सिस्टम था रडार, वो तबाह कर दिए। तो अब उसमें से पहले तो 90%, 10% ही ज़मीन पर जा पाते थे, 90% को इंटरसेप्ट कर देते थे। अब 80%, 20% हार्डली इंटरसेप्ट होते, बाकी सब वहाँ गिर रहे हैं। और जो वहाँ हालत हुई है, तो आज उन्हें याद आ रहा कि गाज़ा में इन्होंने जो किया वही इन्हें भुगतना पड़ रहा है। जिस तरह से गाज़ा को इन्होंने ज़मीन दोष कर दिया, बर्बाद कर दिया, सारी बिल्डिंगें तोड़ दी, मस्जिद तोड़ दी, स्कूल तबाह कर दिए, वही हालत इस वक्त इजराइल के अंदर है। तो अरब ये समझते हैं कि अगर हम वार में एंटर हुए तो हमारा तो बॉर्डर मिलता है, एंड सर्टेनली ईरान जितने भी इनके तेल के कुएँ हैं, इनके तेल के डिपो हैं, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है, सबको विद इन ए डे तबाह कर देगा। पूरा अरब ज़मीन के लेवल पे आ जाएगा। ये उन्हें एहसास हो गया। जो अमेरिका और इजराइल से, जो इतनी बड़ी पावर्स है, उससे नहीं दब रहा, उनके घुटने टिकवा दिए, तो अरब्स का तो बॉर्डर मिला, इन्हें तो तबाह कर देगा। दूसरी चीज़ ये भी है
कि अमेरिका और इजराइल चाहेंगे कि ये एंटर हो, और ये तबाह भी अगर हो गए तो भी उनका फ़ायदा है। चूँकि अमेरिका का सिर्फ और सिर्फ पूरी दुनिया में एक मकसद रहा कि जहाँ भी उन्हें माल नज़र आया, तेल है, गैस है, मिनरल्स है, वहाँ पर उन्होंने रेजिम चेंज किया, कत्लेआम कराया, तबाही लाए इन द नेम्स ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड डेमोक्रेसी। इराक में यही तो हुआ, लाखों आदमी मारे, और उसके बाद जब डिस्ट्रक्शन हो जाता है, तबाह हो जाता है, वो वहाँ ले आते हैं कि 50 साल तक भी डेवलपमेंट करते रहिए, तो जहाँ था वहाँ वापस नहीं आ पाता। मोर देन 20 ईयर्स हो गए इराक, ना स्टेबिलिटी आई, ना वहाँ कोई डेवलपमेंट हुआ, और लोग दे आर सफरिंग। तो ईरान भी इधर, दूसरी तरफ ईरान के लोग भी ये समझ गए डू एंड डाई का मामला है। अगर हम सरेंडर भी कर दें और हम कोई समझौता भी कर लें झुक करके, तो ये हमें छोड़ेगा नहीं। दैट हैज़ गिवन द स्ट्रेंथ टू ईरान। तो अरब्स ये चाहते हैं, इजराइल अमेरिका, कि अगर ईरान उन्हें तबाह भी कर देगा तो उन्हें और आसानी हो जाएगी, जो अभी नहीं है। अभी तो तकरीबन वहाँ का जो भी रेवेन्यू होगा उसका 50% अमेरिका ये लूट रहे होंगे गल्फ से। लेकिन अगर वो तबाह हो जाते हैं तो उनके ऊपर ये अपनी पपट गवर्नमेंट बैठाएंगे इन द नेम ऑफ डेमोक्रेसी। और जो इराक में कर रहे हैं कि इराक में तकरीबन जो टोटल रेवेन्यू है उसका ओनली 16% इराक में आता है, बाकी सब अमेरिका जाता है। वही लीबिया में हो रहा है। लीबिया में 10 से 15% लीबिया के ऊपर दिया जाता है, बाकी सब यूरोप में जाता है रेवेन्यू। तो इन अरब गल्फ स्टेट्स के ऊपर अगर ये बर्बाद हो गई जंग में, दोनों तरफ फ़ायदा है उसका। अगर जो वो तो मुमकिन ही नहीं कि ये ईरान को कुछ बिगाड़ लेंगे, भले ही बॉर्डर मिला हो। लेकिन ये अगर ज़ाहिर ईरान पर अटैक करेंगे तो ईरान इन्हें तबाह कर देगा, और उसमें अमेरिका विल बी गेनर एंड इजराइल। वो इस तरह के उसके बाद अमेरिका कब्जा करेगा इनके सब हर चीज़ पर, ऑयल एंड गैस, और वही करेगा जो इराक में है कि 10% इन्हें देगा, 90% लेके जाएगा। तो इन चीज़ों को अब मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि अरब्स की समझ में आ गया, और अरब ज़बानी कुछ भी बोले, चूँकि वो उनकी मजबूरी है। अभी उनके बहुत चीज़ें हैं अमेरिका के कंट्रोल में, तो दे कैन नॉट कम पब्लिकली। ये नहीं कि वो नहीं चाहते, लेकिन उनकी मजबूरी है, उसे हम लोगों को समझना चाहिए। लेकिन वो इस वार में एंटर होने के लिए तैयार नहीं है, चूँकि वो जानते हैं कि तैयार होंगे तो क्या होगा। अब देखिए, आपकी जो ये खाड़ी है हॉर्मुज़, ईरान ने उसे बंद कर दिया, दुनिया भर का तेल बंद हो गया एक्सेप्ट रशिया एंड चाइना। अब सुनने में आया कि शायद बांग्लादेश को भी अलाउ किया है, क्योंकि वो उन सब को जो अमेरिका के करीब हैं उन्हें नहीं जाने दे रहा। अगेन ट्रम्प थ्रेटन कि मैं ये कर दूंगा, मैं बर्बाद कर दूंगा, मैं ऐसा अटैक करूंगा, उन्हें खोलना पड़ेगा। आज ये हुआ है कि एक शिप था जो कि थाईलैंड का था, जब वो पास होने की कोशिश की तो उसे डुबा दिया। और इनकी बहादुरी देखिए अमेरिका की, कि ये दो बहुत बड़े अब्राहम लिंकन और एक और बड़ा वारशिप ईरान के करीब ले आए थे डराने के लिए। नो डाउट डराना भी नहीं, बहुत बड़े वारशिप हैं जो पूरे कॉन्टिनेंट को ख़त्म कर दें, ले आए थे। लेकिन ईरान डरा नहीं। ईरान ने कहा कि हम अटैक करेंगे, इन्हें बर्बाद कर देंगे, और अटैक किया भी। तो उन्होंने वहाँ से हटा करके पहले तो गल्फ ऑफ ओमान वहाँ जाके खड़ा किया, फिर ईरान ने वहाँ बम्बार्डमेंट किया। इतने बड़े शिप्स, इतने बड़े वारशिप्स, अब उन्हें तकरीबन 1000 किलोमीटर दूर जा कर के खड़ा किया है दोनों को, और ये कह रहे हैं कि वो हम रास्ता खुलवा लेंगे। रास्ता ना खुला है, ना खुल पाएगा, और पूरी दुनिया की इकोनॉमी इसमें बुरी तरह से अफेक्ट हो रही है। और अब निकलने का रास्ता ढूंढ रहा है इजराइल भी और अमेरिका भी।
कभी कहता है कि हमने जो अचीव करना था वो कर लिया है, अपना मकसद। कभी कहता है, ये डरा हुआ घबराया हुआ आदमी ही कहता है कि मुझे जो मेरे 3 सलाहकार हैं, एक उनका दामाद है, एक फॉरेन मिनिस्टर है, एक मिनिस्टर ऑफ वार है या मिनिस्टर ऑफ डिफेंस का ही है। इन 3 लोगों में 2 इजराइल, ये समझिए 2 यहूदी हैं, कि उन्होंने मुझसे ये कहा था कि अगर हम अटैक नहीं करेंगे तो ईरान अटैक कर देगा। इस मजबूरी में मुझे, यानी अब वो ब्लेम शिफ्टिंग का काम शुरू हो गया। यानी ये मैसेज देना चाहते हैं कि मैं लड़ाई नहीं चाहता था, मुझ पर दबाव दे करके मुझसे लड़ाई शुरू कराई। और ये पूरी दुनिया जानती है कि इट वॉज नॉट पॉसिबल कि अगर ये ना करते तो इजराइल शुरुआत कर देता। ईरान, ना तो ईरान अमेरिका के ऊपर नामुमकिन है, 12,000 किलोमीटर दूरी है, और ना ही वो इजराइल पर करता, कोई उसका इरादा नहीं था। और अब ये बताया जा रहा, जो इत्तलाएँ आ रही, जो वहाँ 2 ज़लज़ले आए कि उन्होंने न्यूक्लियर बम बना लिया, और नहीं बनाया तो उन पर कम से कम न्यूक्लियर वार हेड नॉर्थ कोरिया और दूसरे कंट्रीज ने, चाइना, अदर्स, दे दिए होंगे। ये लोगों का सोच है, ये मीडिया का कहना है। तो अगर ये जो ख्वाब देख रहे हैं कि ये न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करेंगे, बम्बार्डमेंट, न्यूक्लियर एटम बम डालेंगे ईरान के ऊपर, तो नंबर 1 तो पूरा अरब वर्ल्ड इसमें मिडिल ईस्ट उसके चक्कर में आएगा, चूँकि ये ऐसी चीज़ नहीं है जो लोकलाइज हो। इसका हज़ारों किलोमीटर तक असर होता है, तबाही आ जाती है। ना वहाँ कुछ पैदा होता है, जो ना बच्चे जो पैदा वो क्रिपल्ड होते हैं, ना वहाँ कोई ज़मीन में पैदा होता है, पूरी तबाही आ जाती है। तो ये देखे करके, और रहा ये कि ये वार अभी जल्दी ख़त्म नहीं हो रही। इट विल टेक अनदर 10 to 15 डेज, और इस 10 to 15 डेज में नो डाउट ईरान का भी हैवी लॉस हो रहा है, वहाँ भी हज़ारों आदमी मर गए। लेकिन वो जो मैंने कहा, उनकी पॉपुलेशन है 9.5 करोड़, ईरान की पॉपुलेशन है लेस देन 1 करोड़, मे बी अराउंड 80 lakhs। तो लड़ाई में तो नुकसान होता है, और वहाँ के लोगों का जज्बा देखिए। जिस वक्त उनके ऑयल डिपोज के ऊपर हुआ, जिस वक्त उनका नया सुप्रीम लीडर अपॉइंट हुआ, जिसके लिए अमेरिका ने ये कहा था कि दे कैन नॉट अपॉइंट एनी सुप्रीम लीडर विदाउट आवर कंसेंट, उन्होंने करके दिखाया। तो लाखों आदमी सड़क के ऊपर थे। जब उनसे रिपोर्टर्स ने, चूँकि इन्होंने अलाउ कर दिया CNN वगैरह को, इजराइल ने नहीं किया, उनसे पूछा कि आपको डर नहीं लगता? उन्होंने कहा अरे मरेंगे तो जन्नती और जीतेंगे तो ये। तो ज़रा गौर करिए, उस कौम को आप हरा देंगे। दूसरी तरफ इजराइल में जो बंकर्स हैं वो 150-200 फीट गहराई में है, और पूरा कंट्री बंकर्स के अंदर है, जिन्हें ना खाने का सही मिल रहा, ना पानी मिल रहा सही। वो आधे तो वैसे ही पागल हो जाएंगे, क्योंकि ये लोग आदी नहीं हैं मरने के, ये मारने के आदिल हैं। और खूब इन्होंने ताली बजाई फ़लस्तीन के ऊपर, बाई फोर्स आप वहाँ आकर 1948 में बसे, और जो आपने वहाँ किया है, 2006 से तो वहाँ एंट्री बंद कर रखी थी हर चीज़ की, हमारा जीता इलेक्शन, लेकिन आपने एंटर नहीं होने थे। तो मुझे यही कहना था कि आने वाला टाइम बहुत बुरा है, अल्लाह बचाए इस मुसीबत से। और लड़ाई नो डाउट अच्छी चीज़ नहीं, क्योंकि इसमें ज़्यादातर लोग इनोसेंट मारे जाते हैं, चाहे वो यहूदी हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे मुसलमान हो या हिंदू हो। इनोसेंट आदमी अगर मरता है तो उस पर दुख होता है, अफसोस होता है। लेकिन जंग है, उसमें तो इनोसेंट भी बेचारे सफ़र करते हैं। लेकिन जो इन्होंने सोचा था, दे हैव कम्प्लीटली फेल्ड। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया।